हेलो दोस्तों, एक मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग लाइव आए हैं नहीं या नहीं। जैसे होपफुली वी आर गोइंग टू लाइव। और आज हम लोग जो है वो एनटीए का पेपर नंबर 21 करने जा रहे हैं। वेरी गुड। गेमिंग गुरुजी ऑफ इंडिया, हेलो। ट्रोन, हाय। ठीक है, चलो। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, ये सब तो लाइफ में चलता ही रहेगा। पूछते रहेंगे हम आपके साथ में, टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो बिंदास रहना सीखो। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्रिपरेशन को कभी भी बर्डन नहीं समझना है। क्या नहीं समझना है? बर्डन नहीं समझना है। अगर कहीं आप बर्डन समझोगे तो आपका वो नहीं हो पाएगा जो आप चाहते थे। समझ गए? तो चलिए, आप सभी लोगों का नीट यूजी विथ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म सभी को पता है, अन अकेडमी जो कि एक वेव की तरह इस लॉकडाउन में लोगों के दिलों तक पहुंची है। जहां पर एक क्वालिटी नंबर्स ऑफ एजुकेटर्स आपके साथ में पढ़ाने के लिए आए हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, जस्ट वेट ऑफ 1 सेकेंड, आई एम नॉट सीइंग कमेंट्स। अच्छा, आप लोगों को अगर कमेंट दिख रहे हैं तो एक बार कमेंट करके दिखाइए ताकि हमें मालूम चले कि कितने लोगों को कमेंट दिख रहे हैं। कितने लोगों को कमेंट दिख रहे हैं ताकि मुझे मालूम चल सके, प्लीज़। ठीक है, तो चलो, इसी के साथ में हम आप लोगों को एक सबसे पहली बात तो क्वालिटीज़ ऑफ अपने एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म जो कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बता सकते हैं कि प्लस पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें, वैरायटी नंबर्स ऑफ थिंग्स विल बी अवेलेबल फॉर यू। जहाँ पे आपके साथ में एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपके साथ विविधता वाली बात है। आपको किस एजुकेटर्स के साथ, किस ट्यूटर्स के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे एजुकेटर्स आपके लिए कंटेंट ऑफ डिलीवरी लेके आए हैं, एक सिंक्रोनाइज मटेरियल के साथ में आपके साथ अवेलेबल हुए हैं। तो होपफुली ये आपको पसंद आएगा और इसके एक अपने अलग फ़ायदे आपको नज़र आने वाले हैं। अंकिता रावत जी, नमस्कार, हेलो, हाउ आर यू? तो हम बात कर रहे थे प्लस की, और प्लस इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सको। क्योंकि देखा जाए तो हम लोग ईएमआई का भी ऑप्शंस आपको नो कॉस्ट दे रहे हैं ताकि आपको फीस भरने में भी कोई दिक्कत ना हो। और 2 महीने, 2 साल की अगर आप फीस देखोगे तो उसके हिसाब से आपको हर महीने इतना खर्च करना है। मतलब अगर कहीं आप, इंडिया का हर एक बच्चा जो चाहेगा वो डॉक्टर बन सकता है। मे बी आपके लिए ये भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, बट इसके भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं। चलिए, तो आप सभी लोगों को पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर दूं। दिस इज़ अबाउट मी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड माय डिपार्टमेंट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसलिए आई हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन फिजिक्स। ठीक है, और इसके साथ ही दिस इज़ माय जेई रैंक। मैं पिछले कुछ टाइम से, वेट जस्ट फॉर अ सेकेंड, अंकिता रावत, फाइन सर, एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन। सम्राट मौर्य, हाय। तो दिस इज़ अबाउट माई सेल्फ एंड मैं पिछले कुछ टाइम से कोटा में पढ़ा भी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है। इवन एग्ज़ाम में, जैसे आप आज एनटीए की सीरीज़ करने जा रहे हैं, तो एनटीए के पेपर में आप देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कितनी सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। हर एक लेक्चर में, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ कॉन्सेप्ट, इवन मेरी प्रीवियस पेपर डिस्कशन भी देखोगे आप, तो आपको एक चीज़ बड़े अच्छे से नज़र आएगी, और वो होती है कि पेपर आप क्यों करते हो। वैरायटी नंबर और एक डेली एक पेपर कराने का क्या मतलब है कि सर हमारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। शीता सिंह, इज इट लाइव? यस, शीता सिंह, दिस इज लाइव। विक्रांत दुबे, हेलो, हाउ आर यू? भगवान सिंह जोगी, हाय, हाउ आर यू? समझ में आया? तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको कई सारी चीज़ें अवेलेबल होने वाली हैं, डेली लाइव क्लासेस, ताकि आपका एक रूटीन ऑफलाइन के जैसे मेंटेन हो सके। जैसे आप ऑफलाइन में क्लासेस लेते हैं वैसे ही आपका यहाँ हो सके। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये आपके सेकेंड फंडामेंटल्स हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, बिल्कुल वेल डिफाइंड सिंक्रोनाइज कोर्स बोल सकते हो आप, कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है,
क्या क्या कौन सी चीज़ करनी है। आज हम आपको मिड में बताएंगे स्ट्रेटजी फॉर 2020। 5 मिनट के लिए हम आपको 2020 में एनडीए जो नीट का एग्ज़ाम लेने जा रही है उसमें आपकी क्या प्लानिंग आज से होनी चाहिए। सर 13 सितंबर को अब तो नीट होना ही है, अब कोरोना भी नीट को नहीं रोक सकता है क्योंकि कोरोना का काल गया, लोगों के मन से कोरोना नहीं गया, लोगों के मन से कोरोना का डर खत्म हो गया। तो 13 सितंबर तक आज तारीख हो गई है सर 19 अगस्त, और हमारे पास में टाइम लिमिटेड है, इसको कैसे यूज़ किया जाए। सर हम रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकती है। उसका रीज़न क्या है, आपको जैसे आपने को कोई डाउट आया तो आपके दिमाग में रिकॉर्डेड वीडियो क्या होता है, स्पॉइलर के जैसे होता है। जैसे कोई मूवी होती है तो नई आती है, आप देखने जाते हो, वो 2 साल पुरानी हो जाती है, उसको थिएटर में वापस लगा दिया जाए तो कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में सबको पता है। सेम थिंग दिस रिकॉर्डेड लेक्चर। रिकॉर्डेड लेक्चर सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग क्रिएट करते हैं। अगर कहीं आप सिंसियर हो तो आपको वीडियो को इन वर्स्ट केस आपको रिकॉर्डेड देखना चाहिए कि सर हम बीमारी हो गए 2 दिन उठ ही नहीं पा रहे हैं, देन रिकॉर्डेड। अगर कहीं आप हर एक वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आपकी कहानी उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपका इंटरनेट बहुत शानदार वाला है और फिर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आपके लिए एक फॉल्ट है। इसलिए लाइव सेशन का एक लाइव सेशन में क्या होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता चला जाता है। ठीक है, जैसे कि हम आपसे इंटरेक्ट करते चले जा रहे हैं, हमें आपकी बातें समझ में आ रही हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये आपको देखना है कि हमारा वीक एरियाज कौन है, हमें किस एरिया में कितनी मेहनत करनी है, कौन से एरिया को हमें कहाँ लेके जाना है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम आपको बताते हैं कि एनटीए की सीरीज में आज हम लोग डिस्कशन जो करने वाले हैं वो एनटीए पेपर नंबर 91 डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा पेपर डिस्कस करने वाले? 91। ठीक है, तो शोहानी गोटीवाले, हेलो सर, हाउ आर यू? हाय। बिल्कुल, यहाँ पर हम 1-to-1 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट होते जाते हैं तो हमें मालूम चलता जाता है कि किसके साथ क्या करना है। और जिन लोगों ने सिर्फ अभी यूट्यूब का जो मीडियम देख रहे थे प्रिपरेशन के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर स्पेशल क्लास बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल, जो कि बिना सब्सक्रिप्शन के फ्री टू ऑल हैं। तो आप सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ से आके। अगर आपका एक्सप्लोर करने का तरीका बहुत शानदार रहा तो आप चीज़ों को उस हिसाब से, उस नज़रिए से भी जा सकते हो। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है, उसके बिना भी आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, एक्सप्लोर करोगे, चीज़ों को देखोगे। यहाँ पर जैसे हमारे और आपके बीच में शायद 5 से 6 सेकंड का बफर होता है। जो आपकी बात होती है वो 5 से 6 सेकंड बाद हमारे पास पहुंचेगी। जो बात हमने अभी बोली वो 5 सेकंड बाद आपको सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। आपका कमेंट भी सेम उसी स्पीड से आ रहा होता है। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं होता है, इंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 0.01 सेकंड का बफर आएगा आपका। मतलब हमने लिखा, आपके पास पहुंचा, बस इतना टाइम लगेगा। तो और भी ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है सेशन हमारा। ये टेक्निकल है जो हमने आपको बताया। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है फीस स्ट्रक्चर। नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि आप 24 मंथ के लिए जाएं अगर कहीं आप रिपीट कर रहे हैं। और जो लोग 2020 दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत भयंकर समस्या है। बट 1, 3 और 6 मंथ आपकी यूज के नहीं है, 1 ईयर और 2 ईयर मेजोरिटी नीट वालों के लिए सबसे ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि नीट वालों को बोला जाता है कि नीट वालों लोगों को बोला जाता है कि 1 साल में नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए 1 साल में सिलेक्शन होना है। अब एग्जाम परफेक्ट 12 मंथ आफ्टर होता है या नहीं, तो मान लीजिए आपने रगड़ के मेहनत अनअकैडमी के साथ की 12 महीने, एग्जाम 14th मंथ में होना है आज से, तो फिर आपके 2 महीने का बफर हो गया। तो वो 2 महीने का बफर मतलब कि आपको एडिशनल 2 महीने का देना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप 24 महीने का ले लो, 1 महीने का एडिशनल पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आपको दिख भी रहा होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। जरा सफ़ी, हाय, हाउ आर यू?
इसका आंसर आपका आया ए इज करेक्ट आंसर। इसको जो करना था बेसिकली टाइम पीरियड जो होता है हमारा प्रोपोर्शनल होता है नंबर n क्यूब के, और वहाँ से आपका सीधा सीधा आंसर आने वाला था, और n क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया तो टाइम पीरियड जो है हमारा t1 अपॉन t2 की वैल्यू जो थी वो 8 के बराबर थी। तो जैसे ही हमें पता चला कि t1 और t2 की वैल्यू 8 के बराबर आ चुकी है, तो 8 के बराबर आ गई, तो n1 अपॉन n2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। तो किस में रेशियो 2 है, वो फर्स्ट ऑप्शन में 2 है। पिछले क्वेश्चन NT 89 में भी हमने ये किया था, सॉरी 90 में फर्स्ट क्वेश्चन सेम यही था। तो हमारा रिवीजन क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट बात कौन सी निकल के आई कि हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है n क्यूब के। यहाँ से हमें बाकी की सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बी दिया है आपने, बाय द वे आंसर इज सी। अब देखो वो आंसर सी कैसे आया, सभी को पता है किसी भी, देखो ये होता है n इक्वल टू 1, ऐसे लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स 2, यहाँ पे एनर्जी लेवल 3, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो हर एक एनर्जी का एक लेवल होता है, और वो एनर्जी हर लेवल से जो एसोसिएटेड होती है वो होती है 13.6 Z² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये फॉर्मूला आप सभी लोगों को रिवाइज करवाना था इस प्रॉब्लम्स के थ्रू। अब उसने क्या बोला है, द आयनाइजेशन एनर्जी इज 10 टाइम्स ऑफ आइसोलेटेड सोडियम एटम। सोडियम एटम के आइसोलेटेड सोडियम एटम से कितनी है, 10 टाइम्स है। तो हमारी एनर्जी कितनी हो गई, Z की वैल्यू हो गई 11, और n की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 10 के, ग्राउंड स्टेट में कितनी हो गई, 1 के बराबर। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होती है कि उसको n इक्वल टू 1 से आइसोलेटेड एटम के उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दो, इन्फिनिटी में। तो हमारी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जो बराबर होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि फाइनल की एनर्जी 0 है और यहाँ पर एनर्जी इतनी है। तो एनर्जी इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, E1 माइनस 13.6 Z² के बराबर। अब इसमें कितना ऐड करते हैं कि हमारा एटम आयनाइज हो जाए, तो वो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर आ गई, 13.6 इंटू Z² के बराबर। सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आता चला जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू दिस। बोलो समझ में आया, शोहानी एंड जरा, इज दिस क्लियर? आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो उस एटम को ग्राउंड स्टेट से कहां पर ले जाए, उसको इन्फिनिटी तक भेज दे। जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है दैट इज द एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें नीड क्या कर सकती है कि वो आपको ग्राउंड स्टेट ना दे के बोल दे कि हमारा जो एटम है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट से उसको जीरो करने में कैसे करेंगे, सेकंड स्टेट से उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा आंसर किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसका करेक्ट आंसर सॉल्व करो। 1 मिनट आपके पास है, 1 मिनट हमारे पास है। 1 मिनट आपको सॉल्व करना है, 1 मिनट हमें सॉल्व करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या है कि रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू जी। म्यू की वैल्यू उसने कितनी दी है, 0.25 इंटू जी, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो उसने बोला कितनी डिस्टेंस चल के रुक जाएगा, बिटवीन 2 ब्लॉक्स इज इलास्टिक एंड द सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन द बोथ ऑफ देम कम्स टू रेस्ट। 2 ब्लॉक्स थे हमारे जो एक दूसरे में, स्मॉल ब्लॉक m मूव्स वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड towards another block of same mass and placed at the distance 2 meter on a rough horizontal surface।
तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ग्राउंड दिस, तो दोनों ब्लॉकों और उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना था। एक हमारा रेस्ट पे था और एक हमारा ये था। तो बेसिकली हुआ क्या होगा कि ये जाके इससे टकराया होगा, तो ये जाके रेस्ट पे आ गया होगा और आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी आ गई होगी। तो ये 2 मीटर तो था ही, अब 2 मीटर ये कवर किया और कुछ ये डिस्टेंस इसने कवर की होगी एस डैश, और यहाँ जाके ये रुक गया। तो बेसिकली हम इसको क्या मानेंगे कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और वो कितने दूर जाके रुक जाता है, कुछ s+2 जाके रुक जाता है। हमें आंसर किसका करना था, s+2 पूरे का आंसर करना था। क्यों, अगर यहाँ पर कोलिजन इलास्टिक नहीं होता तो आपके क्वेश्चन की शक्ल बदल चुकी होती, बट हमारा कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, इसलिए चीजें चेंज नहीं हुई है। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइनल वेलोसिटी रुक गया 0, इनिशियल यानी कि 25 -2 × 2.5 × s, मतलब s की वैल्यू किसके बराबर हो गई 250/50, मतलब s किसके बराबर हो गया 5 मीटर। यानी कि ये वाला ब्लॉक जो है वो 3 मीटर चला होगा, और ये वाला ब्लॉक कितना चला होगा 2 मीटर। ब्लॉक 1 2 मीटर चला होगा, वो 3 मीटर चला होगा। तो टोटल आपको पता है कि अब आपको आंसर क्या करना है। तो ये वाला ब्लॉक कितना चल गया 2 मीटर। शिवा वेलेंटी, आदित्य गुप्ता, हाय हेलो, नेट इज स्लो इन कश्मीर, यस आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो आपको ये होपफुली समझ आ गया होगा कि हमें बेसिकली कौन सी वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना था, कि सेकंड ब्लॉक कितना चल के रुक जाएगा। तो सेकंड ब्लॉक कितना चल के रुक गया दिस। देखो, इलास्टिक कोलिजन की एक सबसे अच्छी बात होती है कि इलास्टिक कोलिजन में कोई ब्लॉक है अगर दूसरे से टकराता है, तो टक्कर से पहले अगर इसकी वेलोसिटी v है, दोनों के मास अगर सेम है, तो आफ्टर द कोलिजन पहला रुक जाएगा और दूसरे की स्पीड कितनी आ जाएगी v। एक और इसमें इंटरनल बात बताना चाहते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में इंटरनल बात क्या होगी कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड होती है इसके केस में, और यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 के बराबर होगी। वैसे काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के केस में जो आती है चेंज इन, वो होती है 12 mv² × e² - 1 के बराबर। ये काइनेटिक एनर्जी आती है कोलिजन के केस में। तो लिख लो, जिसका एक रिवाइज का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में। और आपको एक अच्छी बात हमने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो बफर हो रही है, बाकी लोगों को भी बफर हो रही है क्या वीडियो? क्यों? सुहानी, आदित्य, क्या ये बफर आप लोगों को भी हो रही है? यस, इंटरनेट तो सही चल रहा है होपफुली, देन व्हाई इट इज बफर। तो फाइनल सेपरेशन हम लोगों ने निकाल लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी हो सकता है कई बार। चलिए करिए, अटेम्प्ट करिए। अरविंद शर्मा, नो सर सिर्फ कश्मीर में हो रही है सिर्फ कश्मीर में हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कश्मीर में भी नहीं हो रही है। अब एक स्टूडेंट है जो हमारी सुबह क्लास अटेंड करता है फ्रॉम कश्मीर, उसने बोला है कि अब तो कश्मीर में 4G सेवाएं चालू कर दी जाएंगी। 4G सेवाएं आपकी सून बहुत ही जल्दी चालू कर दी जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 2 आइडेंटिकल स्फीयर P and Q lie on a smooth horizontal surface. P and Q lie on a smooth horizontal circular groove at opposite end of diameter A. एक हमारा एक यहाँ पर है और एक डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, πr के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? ओनली इन वन डिस्ट्रिक्ट। 4th का आंसर जो आया है वो बेसिकली अगर हम आपको बोलें तो वो D के बराबर आया। 2T / E इज दी करेक्ट आंसर। ऐसा सुनने में आया, आई एम नॉट करेक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में हो रही है और वो बहाल किस डिस्ट्रिक्ट में हो रही है और वो? चलिए, तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे करना है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि P इज प्रोजेक्टेड, तो एक को मान लेते हैं P और एक को मान लेते हैं Q। P इज प्रोजेक्टेड अलोंग द ग्रोव
along the groove and at the end of time t impact on q and e is the coefficient of restitution. The second impact will occur after the shortest time of. अच्छा, जो ग्रोव है वो सर्कुलर है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट करने के बाद में वो घूम के आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास में जो ये वाली डिस्टेंस है दैट इज पाई आर, और ये डायमेट्रिकली अपोजिट डिस्टेंस है वो 2r के बराबर है। बट हमारे लिए तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है, तो कितना टाइम उसने लिया होगा, v/πr के बराबर पहला इम्पैक्ट करने में। और इम्पैक्ट के लिए e क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब कि vq माइनस vp डिवाइडेड बाय v माइनस 0, यानी कि vq माइनस vp इज इक्वल टू e टाइम्स v के बराबर, इसके बराबर आंसर आएगा। यानी कि इसकी स्पीड कोलिजन के बाद में v डैश हो जाती है और इसकी स्पीड v रह जाती है, ठीक है। ये हमारा इसके बाद क्लियरली नहीं दिख रहा है, नहीं यार, 720 पिक्सल पर वीडियो बफर हो रही चल रही है। सर मेरी फिजिक्स है, स्वानी जी कोई बात नहीं, कुछ वीक नहीं होता है। आप बस 2020 अगर टारगेट कर रहे हैं या फिर 2020 फर्स्ट को सोच के बैठे हैं तो आप मुझे रेगुलरली फॉलो करिए। बस ज़्यादा दिन तो नहीं बोल रहे हैं, 15 दिन फॉलो कर लीजिए। 15 दिन में आपको अगर फिजिक्स में एक लेवल का ना सिखा दें तो आप कह देना, क्योंकि हमारी बातें नहीं रहती हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि बच्चों को कैसे समझ आए। अच्छा, ई के बारे में आपको पता है, ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय, मेरी बहुत ही वीक है, कोई बात नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की एक लिंक दी गई है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो और उसमें आप मुझे पर्सनली या इन द ग्रुप कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं और मुझे आप वहाँ पर टेलीग्राम पर देख सकते हैं। आपकी जो भी दिक्कतें होंगी हम आपकी दिक्कतों को सॉर्ट आउट करेंगे, श्योरली सॉर्ट आउट करेंगे, और ठीक है। अब ये वी क्यू माइनस वीपी ये क्या आ गया, दिस इज वी रिलेटिव, किसके बराबर हो गया, ईवी के बराबर, बोलो हाँ या ना। तो अब एक बात बताओ, यहां से पार्टिकल चला और यहां पर गया तो ये टकराएगा कहां पर, पूरी 2πr डिस्टेंस में, रिलेटिव डिस्टेंस तो 2πr चलेगा। वापस से जब ये टक्कर करनी होगी रिलेटिव के लिए तो इस वाली बॉल को घूम के वापस यहीं आना पड़ेगा। देखो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये वाले की फोटो आप देख लो और इसको या एक काम करते हैं, यहाँ पर रेड पेन से सॉल्व करते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, दिख भी जाएगा आपको, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर कहीं हमारा ये सर्कल था, अब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी हमें पता है u है, ये p है, ये q है, दोनों यहीं पे रखे, तो इसको वापस से टक्कर होने के लिए पूरा सर्कल चक्कर लगाना होगा। तो वो टाइम किसके बराबर आएगा, वो डिस्टेंस यानी कि 2πr डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब कि ev के बराबर। मतलब कि आपके हिसाब से टाइम फर्स्ट कोलिजन का था t, फर्स्ट कोलिजन का टाइम मतलब कि πr अपॉन v के बराबर, और πr अपॉन v को क्या लिख सकते हैं, t, तो हमारा क्या आ जाएगा, t डैश की वैल्यू जो निकाल रहे थे 2t अपॉन e के बराबर। अब जो πr अपॉन v था इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, t, कोलिजन इन द फर्स्ट पार्ट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट लग गया, रिलेटिव का भी कॉन्सेप्ट लग गया। तो ये एक बहुत ही प्रबल दावेदार है हमारा क्वेश्चन कि ये नीट में आए, नीट में आने के इसके सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि चीजें कहां पर मिसमैच होती जा रही हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों की फिजिक्स वीक है, डोंट वरी, हम आपकी फिजिक्स का पूरा ख्याल रखेंगे। बस इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है चैनल की, फॉलो मी एंड ऑल्सो टेक्स्ट मी। रिपीट सर प्लीज, जरा जी सुनिए। देखो हुआ क्या है कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहां से एक p पार्टिकल यहां था और q पार्टिकल यहां हमारा यहां था, तो उसको यहां से यहां तक चलने के लिए कितनी डिस्टेंस चलनी होगी, πr, क्योंकि वो सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट जाने के लिए उसको कौन सी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ये वाली।
और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, हाफ सेमी सर्कल यानी कि हाफ सेमी पेरीमीटर, जो कितनी हो गई पाई आर। इतनी डिस्टेंस वो v वेलोसिटी से चलता है, तो टाइम कितना लगा होगा बताइए, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये टाइम लगा। ये फर्स्ट कोलिजन का टाइम आ गया। कौन से कोलिजन का टाइम आया, ये फर्स्ट कोलिजन का। सेकंड कोलिजन का जो टाइम होगा वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से हमने निकाला। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो इक्वेशन होती है वो क्या बोलती है कि E इज इक्वल टू वी क्यू माइनस वी पी आफ्टर द कोलिजन अपॉन इनिशियल द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन दोनों की वेलोसिटी, मतलब कि दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई ई वी। अब आप ऐसे सोचो कि कोई पार्टिकल है जो क्यू के रिलेटिव, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पी रिलेटिव टू क्यू कितनी हो गई, ई वी के बराबर। समझना ध्यान से। अब इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, अगेन कोलिजन उसको करना है, तो उसको पूरा सर्कल घूम के यहीं पे आना पड़ेगा दूसरे कोलिजन के लिए। तो कितनी डिस्टेंस उसने चली, 2 पाई आर, और किस वेलोसिटी से चली, ईवी से, तो टोटल टाइम उसमें कितना लगा होगा, 2 पाई आर अपॉन ईवी, और पाई आर अपॉन ईवी की जगह हमने क्या लिख दिया, टी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2t बाय ई। होपफुली ये अब आपको समझ आ गया होगा कि इसको कैसे करना था। दो कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हो कि देखो कोलिजन भी पूछ लिया हमने आपसे, वेलोसिटी और टाइम का भी ग्राफ पूछ लिया, तो ये एक अच्छा पार्ट है आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, इसी के साथ में अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए करिए। डेली आप अगर कहीं क्लास अटेंड करते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू हमारी इस सीरीज का मतलब ही, मेन पर्पस ही यही है कि आपको सीरीज के थ्रू ये चीजें मिल पाए। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ऑप्शन में इसका आंसर देना है आपको, इसका आंसर आया क्या है, इसका आंसर ऑप्शन में देना है। थैंक यू चौहानी जी, ऑप्शन में तुरंत इसका आंसर करिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी पार्टिकल अगर कहीं सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो भी कौन सी, वर्टिकल, कैसी कर रहा है, वर्टिकल, कैसी सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड अगर यहाँ पे v हो जाए, तो अगर उसने बोल दिया कि हमारा टेंशन कितना है, टेंशन कितना है 6, तो उसने क्या बोला, इक्विजी टाइट दिस लेंथ दिस, और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है वर्टिकल सर्कल में, व्रिल्ड इन द कांस्टेंट स्पीड, द टेंशन इज 6। तो इसके वर्टिकल पॉइंट पर हम जरा टेंशन निकालने की कोशिश करते हैं और नीचे वाले पॉइंट पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर वाले में क्या होगा, टेंशन हमारा नीचे की तरफ, वेलोसिटी v इधर की तरफ, तो इसकी जो टेंशन t इधर आ गया, वेलोसिटी v इधर थी, mg इस पे नीचे की तरफ लग रहा था, तो t प्लस mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, यानी कि टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस एम जी। ये हमारा मिनिमम टेंशन होगा। मैक्सिमम जब नीचे पार्टिकल है कोई, तो इस पर टेंशन ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी v इधर है और एम जी इसका नीचे लग रहा है, तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पर हमारा टेंशन मैक्सिमम आया एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एम जी के बराबर। अब देखो उसने बोला 6 न्यूटन है टेंशन, तो 6 न्यूटन इज इक्वल टू m मतलब मास 1 kg इंटू वी स्क्वायर मतलब कि 16 डिवाइडेड बाई लेंथ 1 मीटर माइनस 1 इंटू 10 दैट विल इक्वल टू 6 न्यूटन, मतलब कि वो कहां पर होगा, टॉप ऑफ द सर्कल। बस आपने देखा इसमें देखो 3 ही थे, हाफ वे डाउन ये गलत हो गया, नन ऑफ दीज तो गलत हो ही जाएगा, बॉटम ऑफ द सर्कल था नहीं, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल गुप्ता जी यू आर करेक्ट। तो कैसे हमने निकाला, टेंशन भी हमारा यही आ गया और वेलोसिटी भी वो ही आ गई, तो हमने इसमें वर्टिकल सर्कल को भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया कि वर्टिकल सर्कल हमारा बेसिकली होता क्या है और इसको निकालते कैसे हैं। नहीं, हाफ वे डाउन, हाफ वे डाउन का मतलब क्या है कि ये हमारा सर्कल था और ये हाफ वे मतलब डाउन का मतलब ये पूरा ये यहां से एक यहां तक यानी 90 डिग्री। हाफ वे का मतलब यही हुआ ना, पूरा सर्कल वर्टिकल में था, तो आपको ये समझ आना चाहिए। ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर। चलिए
और भी तरीके हैं इसको निकालने के। अगर कहीं आप सर आप ये तो तुक्का वाली बात हो गई, एक अच्छी सी मेथड बताओ जो हमारी इस चीज़ को निकाल सके। तो देखो वो अच्छा सा मेथड क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं कि किसी सर्कल के केस में अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, किस पे मूव कर रहा है, वर्टिकल सर्कल में, तो वर्टिकल सर्कल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो मान लेते हैं वो किसी एंगल थीटा पर गया तो टेंशन कितना होगा। तो यहाँ पर mg लग रहा था, mg का ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, तो t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर। यहाँ पर सारी वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू जो निकल के आ गई माइनस कॉस थीटा की वैल्यू वो आ गई 1 के बराबर, यानी कॉस थीटा किसके बराबर आ गया आपका -1 के, तो थीटा किसके बराबर आ गया आपका 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ से थीटा हमने कैलकुलेट किया था, मतलब बेसिकली जब वो अपोजिट होगा यानी कि टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कल होगा तो हमारा आंसर ये आएगा। तो ये भी आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज मेथड नंबर 2 जो आपको हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर्मूला रिवाइज कराना चाहते हैं हम। टॉर्क जो होता है वो m क्रॉस v होता है, बेसिकली m v साइन थीटा होता है। तो सब कुछ दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो m मतलब बार मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट दिया है, वो कितना दिया है 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड h वाला दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू उनके बीच का एंगल जो है वो sin 30 यानी कि हाफ। सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क पूछा है, टॉर्क का आंसर ये हो गया, तो आपका आंसर ये आंसर आपका सही है। या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -4 ही लिखा रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वेरी गुड आदित्य गुप्ता, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जिससे आपका इसका फॉर्मूला रिवाइज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। So a meter bridge is used to determine the resistance of unknown wire by measuring the valence point L. If the wire is replaced by another wire of some material, same material but with double the length and half the thickness. तो बेसिकली आपका जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है रो इंटू एल बाई ए के बराबर। तो आपकी R अपॉन R डैश दिस विल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हाफ द थिकनेस। थिकनेस भी वहाँ पर चेंज हो रही है, तो डेंसिटी सेम मटेरियल की तो डेंसिटी सेम रहेगी, तो L अपॉन ए इंटू ए डैश अपॉन एल डैश, ये इसके बराबर आप लिख सकते हो। किसके बराबर लिख सकते हो, इसके बराबर लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका। तो सब कुछ आपने कर ही लिया है इसको, अब आप कर सकते हो। सिलेंड्रिकल वायर है तो कोई टेंशन नहीं है। तो बैलेंस पॉइंट कितने से एक्सीड हो जाएगा वो आप निकाल सकते हो बड़े इजीली, वो 8L से इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर इज फॉर्मूला आपको बेसिकली यही लगाना है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस की लेंथ L मान लेते हैं और एरिया मान लेते हैं, थिकनेस का मतलब एरिया A मान लेते हैं, रेडियस R मान लेते हैं। अभी उसका R रेडियस का था, अब उसको डबल कर दिया यानी थिकनेस डबल कर दी, तो हमारा जो रेडियस हो गई वो 2R हो गई, यानी इसका एरिया कितना हो गया 4 टाइम्स एरिया 4 टाइम्स हो गया 4 पाई R स्क्वायर के बराबर। इसका एरिया कितना हो गया पाई R स्क्वायर के बराबर। एक चीज़, एक की लेंथ L है एंड लेंथ इसकी क्या हो गई डबल कर दी लेंथ, और थिकनेस भी उसकी क्या कर दी डबल कर दी। तो पहले रेजिस्टेंस और बाद में इन दोनों का रेशियो अगर आप लोगे तो आपका काम आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे करना है। L बाय पाई R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर L बाई 2 दिस विल इक्वल टू 8। सब कुछ सॉल्व करके 8 आ गया, तो R इज इक्वल टू आ गया वो R डैश के बराबर आ गया। तो 8R डैश का मतलब क्या हो गया, आयात जमील, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वंदिता जी, वंदिता सिंह नीट, यस। तो आंसर इज सी इज करेक्ट। और कहीं भी टेस्ट देना है नहीं, जरूरत नहीं है। देखो टेस्ट का मतलब आपके नज़र में आप क्या समझते हो, टेस्ट का मतलब हमारी नज़र में होता है
कि आप अगर किसी टेस्ट को देख रहे हो तो दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले, ऑल फॉर्मूलाज ऑल टॉपिक्स विल बी कवर वेरी वेल। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, ताकि आप जब नीट या किसी एग्जाम में बैठें तो आपको कोई भी टॉपिक ऐसा ना लगे कि सर ये वाला फॉर्मूला भूल गए। सेकेंडली, आपका होना चाहिए कि आप उस टॉपिक को करते टाइम आप अपनी वीकनेसेस को इवॉल्व कर रहे हो। आपकी वीकनेस क्या है वो आपको पता चल रही है, ताकि पेपर के दौरान हमें अपने वीक एरियाज को समझना है कि ये टॉपिक हमारा वीक है, इसको हमें नहीं अटेम्प्ट करना है। ये वाला टॉपिक तब अटेम्प्ट करना है जब हमारे पास टाइम नहीं होगा। जनरली लोगों का क्या होता है, वीक एरियाज उन्हें पता नहीं होते हैं और वो ड्यूरिंग द पेपर, उस पेपर के दौरान उनको अटेम्प्ट करने बैठ जाते हैं, भिड़ जाते हैं और वो उसी दौरान खत्म हो जाते हैं। तो ये आपके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एनटीए इज द परफेक्ट सीरीज, जहां पर एनटीए के जो पेपर आ रहे हैं उसमें देखो सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ये देखो रजिस्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, रजिस्टर में हमने आपको फॉर्मूला भी रिवाइज करवा दिया कि आर की वैल्यू ये होती है। तो ऐसे 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 आपको धीरे धीरे चीजें आपको पता चलती जाएंगी कि हमें कैसे करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, पैरेलल फेसेस आर इक्वल लार्जेस्ट दिस, तो ये भी देखो रेजिस्टेंस का सवाल हो गया एक आपके लिए। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका रिवाइज हो जाएगा। बट आपको फोकस रहना है, कहीं भी आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल द एजेस ऑफ ब्लॉक एंड पैरेलल फेसेस आर अनइक्वल। ऑल द एजेस ऑफ अ ब्लॉक विद पैरेलल फेसेस आर अनइक्वल एंड लार्जेस्ट एज इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। कुछ ऐसा कह रहा है वो, लार्जेस्ट एज ये ए है तो ये 2a है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम का मतलब हुआ कि आपका रेजिस्टेंस ये वाली साइड से डिफाइंड हो जाए, तो रेजिस्टेंस आर मैक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई? रो इंटू 2l डिवाइडेड बाई किसके बराबर आ जाएगा? ये x इंटू एल के बराबर। x इंटू एल के बराबर मतलब आपका मान लीजिएगा कि कोई साइड इसकी बन रही है, वेरिएबल x है, ये x लेंथ हो गई इसकी, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम की वैल्यू। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम क्या हो जाएगा? रो इंटू इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एल वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा? x इंटू एल, ठीक है। तो ये x इंटू 2l ये वाली डिस्टेंस के बराबर हो, क्योंकि ऐसे में भी देख सकते हो रेजिस्टेंस और आप ऐसे में भी देख सकते हो, दिस इज 2lx। दोनों को डिवाइड कर दो तो आर मैक्स डिवाइडेड बाई आर मिन किसके बराबर आ जाएगा? हमारा 4 टाइम्स के बराबर। तो वो किसके बराबर हो गया? आंसर हमारा 4 टाइम्स के बराबर। 8 कैसे आ गया? 8 इज नॉट करेक्ट आंसर भैया। ये देखो ये 2a है तो हमारी लेंथ ये वाली हो जाए, ठीक है, यानी कि एरिया हमारा ये x हो जाए और ये एरिया हो जाए, ठीक है, ऐसे में, ठीक है, यही तो होगा। अब अगर कहीं हम इसी को दूसरे डायरेक्शन से देखें तो मिनिमम कब आएगा? जब उसकी लेंथ हो जाएगी कम से कम। देखो रजिस्टर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ बाई ए के, तो अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर कहीं हम रेजिस्टेंस बड़ी वाली साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कहीं हमारा एरिया उसी टाइम पर एरिया भी क्या हो जाए? एरिया भी कम हो जाए और लेंथ भी बढ़ जाए, तो हमारा बेसिकली आंसर जो आने वाला है वो किसके बराबर आ जाएगा? आपको भी पता चल रहा है, ठीक है। सर बी कहाँ है? बी कहाँ है? वेरी गुड जरा जी, बी आंसर आ गया। मैक्सिमम टू मिनिमम का ही तो रेशियो पूछा है आपसे, आर मैक्स डिवाइडेड बाई आर मिन दैट विल इक्वल टू 4। अच्छा 8b, सॉरी, ओ आई एम रियली सॉरी, टोटली कंफ्यूज विद यू। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। V एंड U आर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी डेंसिटी। देखो V क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और U हमारा क्या है?
इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी तुम्हें पता है क्या होती है, और वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये होती है, तो यू हो गया, एक्स ये हो गया। पोटेंशियल हमें पता है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ डिस्टेंस आर ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू था, इससे आर डिस्टेंस की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाई आर। मतलब कि हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये यू आ गया हमारा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर यानी आर की पावर 4 ये आ जाएगा। तो के क्यू बाई आर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी थी वो प्रोपोर्शनल हुई 1/r की पावर 4 के, और वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के। तो क्लियरली हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, v की पावर 4 के। तो v की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो गई, तो v की पावर 4 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू u लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा C, और वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, क्योंकि v की पावर 4 को देखो सबसे ज्यादा दिक्कत अगर होती है किसी को तो वो ग्राफ देखने में होती है। हम आपको ग्राफ देखना सिखा देते हैं कि कैसे देखना है। y इज इक्वल टू मानो v की पावर 4 और x इज इक्वल टू मानो u। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे हमारा क्या है, x एक्सिस पे हमारा क्या है u, और y एक्सिस पे हमारा क्या है v की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स, और ये लाइन हमारी क्या होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through origin। तो ये एक अच्छा पार्ट निकल के आता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। नीट वाला बच्चा यहाँ पर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ी सी मैथमेटिक्स परेशान कर देती है। होपफुली आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स परेशान नहीं की होगी, आपको समझ आया होगा कि आपको इसको करना कैसे था। बोलो इज दिस क्लियर, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 3 कैपेसिटर 1, 2 and 4। द मिनिमम इफेक्टिव वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, मिनिमम कैपेसिटेंस हमें कब मिलती है? जब एक बार वो सीरीज में जुड़ सकते हैं, एक बार वो 2 सीरीज में हो जाए और एक पैरेलल में हो जाए, या फिर दोनों तीनों पैरेलल में हो जाए। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई तीनों सीरीज में हो जाए या कोई 2 हो जाए, या यही मेन मकसद है। तो हमारी जो मिनिमम होती है वो किस में आती है, जब तीनों के तीनों सीरीज में जोड़े जाएं। क्योंकि सीरीज में हमारी जो C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आप सभी लोगों ने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा है, इवन उसको देखो तो वो किसके बराबर होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्या यही फॉर्मूला होता है सीरीज के लिए? तो इस केस में हमारा क्या आएगा आंसर, ऑल पैरेलल। सिमरन कुमारी, दिस इज नॉट ऑल पैरेलल, ऑल इन सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा सीरीज और पैरेलल में किसी को कंफ्यूजन होता हो तो बताओ, हम आपको फॉर्मूला कभी लाइफ में रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, एक बार बताएंगे आपका काम हो जाएगा। आंसर इज दिस, बता सकते हैं। आई एम इनफ कैपेबल टू, कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो हम बता सकते हैं। यस चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सीरीज, क्योंकि रिवीजन का हमारा मेन मतलब है। सीरीज का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर्स ऐसे जुड़े हो सबको पता है, यानी कि जो चार्ज यहाँ से गया वही चार्ज इस पे होगा, और वही चार्ज इस पे होगा, और वही चार्ज इस पे होगा, क्योंकि चार्ज सेम फ्लो हुआ। तो पोटेंशियल जो इसको जिस बैटरी से लगाया था हमने, बस आपको ये देखना, ये पोटेंशियल V हो गया। तो V नेट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर।
बोलो हाँ या ना। हम चाहते हैं कि इन तीनों को हटा के एक नया कैपेसिटर लगा दो जिसकी इक्विवेलेंट क्या है, क्यू सी। बैटरी है तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, वही क्यू आना चाहिए, क्योंकि चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो बस यहीं से आपका डाउट ही क्लियर हो गया कि V1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी वाई क्यू। यहाँ से लिख सकते हैं ना V1 की जगह पे V1 V2 V3, तो चार्ज इज सेम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, या फिर अगर कहीं आप यहाँ पे बोलो तो V1 की जगह पे हम लोग सॉरी Q1 बाय C1 ऐसे लिख सकते हो, Q बाय C1। तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन C1, पोटेंशियल एट 1 एंड पोटेंशियल एट 2 एंड पोटेंशियल एट 3। तो यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है। अच्छा, सीरीज था तो 1/C1 1/C2 1/C2 ऐसा कुछ चल रहा था, इसलिए हमारा आंसर ये आया। समझ में आया? तो ये अब क्यू 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 सबसे फायर हो जाएगा, हट जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आ गया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपना आज का कारवां धीरे धीरे धक्के देते हुए बढ़ा रहे हैं हम लोग, और दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट पर क्वेश्चन है ये, कि किसी कॉइल का इंडक्टिव इफेक्ट L1 L2 कैसे वेरी करेगा। और अगर कहीं हम आपको बोलें तो फॉर्मूला जो L1 का आ जाता है वो आता है μ0 पाई N1 स्क्वायर A1 स्क्वायर A1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, दिस इज L1। तो दूसरी कॉइल के लिए L2 कितना हो जाएगा, μ0 पाई N2 स्क्वायर A2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू कितना हो जाए, देखो उसने क्या बोला है कि अ कॉइल ऑफ वायर हैज रेडियस R 600 टर्न्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज दिस। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विद द सेम रेडियस, रेडियस सेम है तो A1 बराबर क्या हो गया हमारा, A2 के बराबर, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, N1 अपॉन N2 की पावर 2। तो यहाँ से आपको एक बात समझ आ गई है कि L1 जिसकी इंडक्टेंस इतने मिली हेनरीज थी, दिस विल इक्वल टू, उसके टर्न कितने थे 600, अगले के टर्न कितने हो गए 500, दिस विल इक्वल टू स्क्वायर। तो हमारा जो L2 आ गया वो किसके बराबर आ गया, 25/36 इंटू 108 मिली हेनरी। इसको जब आप पूरा अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75 मिली हेनरी। करके देख लो आप, 36 से ये कट जाता है 3 टाइम्स, तो 25 इंटू 3 किसके बराबर आ जाएगा, 75 मिली हेनरी, दैट इज L2। अब देखो, अब अगर कहीं आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, अभी से इतना ध्यान तो रह ही जाएगा ना कि जो हमारी जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है किसी कॉइल के लिए, वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। बोलो हाँ या ना। अगर ये भी ध्यान रह गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे छूटेगा नहीं, यानी कि 4 नंबर आपके बिल्कुल बच जाएंगे। बोलो समझ में आया? कितने लोगों को ये बात दिमाग में गई? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप सेशन कर रहे हो तो पेन कॉपी लेके बैठो, मेरी गारंटी फिजिक्स आएगी। क्यों नहीं आएगी फिजिक्स? फिजिक्स बिल्कुल आएगी, बस पेन कॉपी लेके तो बैठो। बिना पेन कॉपी के कैसे काम चलेगा? करो क्वेश्चन आप। एक ट्रांसफॉर्मर है लो लॉस, वर्ड है, जनरली लोग इसी में खत्म हो जाते हैं। हैज वोल्टेज 230 अप्लाइड। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली होता क्या है, एक कॉइल होती है, उसमें यहाँ पे ये कॉइल होती है, यहाँ पे अप्लाइड किया तो यहाँ पे इन होता है वोल्टेज, तो यहाँ पे आउट वोल्टेज मिलता है। किसकी वजह से मिलता है? इंडक्टेंस की वजह से मिलता है। जरा साफी जी, आपसे बोल तो दिया है, आपकी जो दिक्कत है, देखो एक दिन में फिजिक्स नहीं पढ़ी जा सकती है। थोड़े थोड़े बेसिक सेंसियर लेवल से आप करोगे तो आपकी फिजिक्स इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि हाँ सर हमारी फिजिक्स बहुत अच्छी है। तो धीरे धीरे फिजिक्स को पढ़ो, मतलब फ्रस्ट्रेट होने से फिजिक्स नहीं समझ में आती है। एक दिन में फिजिक्स नहीं पॉसिबल है कि हो जाए।
ठीक है, आपको फिजिक्स को धीरे धीरे करना है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जितनी पावर इनपुट हुई उतनी ही पावर आउटपुट होनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा कैसा है? लो लॉस ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है हमारा? लो लॉस ट्रांसफार्मर है। और लो लॉस ट्रांसफार्मर की खास बात क्या होती है कि कोई भी पावर उसमें लॉस नहीं हुई है। तो ई एस इंटू आई एस इज इक्वल टू ई ओ इंटू आई ओ। हमने 230 वोल्ट का प्राइमरी वोल्टेज लगाया, ये सेकेंडरी है, इसको प्राइमरी कर दो, पीपी कर दो। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये वाली कॉइल होती है आपकी सेकेंडरी, और ये वाली कॉइल कौन सी होती है? प्राइमरी। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ई प्राइमरी हमने कितना लगाया? 230 वोल्ट, एंड सेकेंडरी पे हमें कितना मिला? 4.6 वोल्ट। उसने क्या बोला था? सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू अ लोड ऑफ विच ड्रॉ करंट। करंट उसका कितना है? 5 एम्पियर। तो इसका करंट कितना आया होगा? आई एस, ये हमें बताना है। तो आई एस की वैल्यू एक टाइम में आ गई कितने? 23 डिवाइडेड बाई 230, दैट विल इक्वल टू 0.1 एम्पियर। अब देखो ट्रांसफार्मर का जिसको बेसिक फंडा ही नहीं पता है वो निपट गया। तो लो लॉस ट्रांसफार्मर में ये बात आपको अल्टीमेट तरीके से ध्यान रखनी है कि हमारी जो पावर आउटपुट है वो हमारी इनपुट पावर के बराबर होगी। और पावर सभी लोगों को पता होता है कि पावर किसके बराबर होती है? पावर हमारी किसके बराबर होती है? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ये होती है किसी भी लोड में जो पावर जा रही होती है इलेक्ट्रिक में, या किसी वायर में जो आपके घर में आप देख रहे होते हो, उसमें जो वायर में जो करंट जा रहा होता है वो हमारी कितनी होती है। अब आप सोच सकते हो कि हाई वोल्टेज रखने का क्या मतलब है, जबकि ये खतरनाक है। हाई वोल्टेज हम लोग क्यों, इलेक्ट्रिसिटी जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब कि सिटी ए से सिटी बी भेज रहे होते हैं, तो उसको हाई वोल्टेज पे भेजते हैं। 11,000 वोल्ट, 2 लाख वोल्ट, 33,000 वोल्ट, ऐसे हाई वोल्टेज पे क्यों भेजते हैं? देखो पावर तो सेम रखनी है, वोल्टेज इंटू आई। अब जिसका वोल्टेज बढ़ा देंगे उसका करंट कम हो जाएगा, यानी आई क्या हो जाएगा हमारा? लेस। और जितना ज्यादा आई कम रखेंगे हम, उतना ही ज्यादा हमारा पावर लॉस होगी, क्योंकि पावर लॉस जो होती है वो रजिस्टर में आई स्क्वायर आर के बराबर होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने इस ट्रांसफार्मर के जरिए आप तक पहुंचा दी हैं कि अगर किसी भी वायर में हीट की वजह से या किसी की वजह से कम हो जाए तो वो पावर क्या होता है? आई। तो जितना कम आई, देखो आर तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई, आर को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम आई को चेंज कर सकते हैं। कैसे? उसका वोल्टेज बढ़ा देंगे, क्योंकि पावर तो हमारी सेम है। जैसे मान लो 10 वॉट पावर आ रही है, तो 10 वॉट की पावर के लिए हम वोल्टेज इतना बढ़ा देंगे कि करंट कम हो जाए। करंट कम हो जाएगा तो पावर लॉस कम हो जाएगा। दैट इज द सीन कि हमें क्या है। तो ये हमने ऐसे स्टाइल मारने के लिए आपके साथ शेयर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। If the radius of Earth is r, पिछली क्लास में हमने डेप्थ की चर्चा की थी, इसमें हाइट की चर्चा कर लेते हैं। ये h हो गई, इसकी रेडियस r हो गई। एट विच वैल्यू ऑफ g बिकम्स 1/4, तो हाइट पर अगर हमें जी एच निकालना है तो दैट विल इक्वल टू जी एट अर्थ सरफेस इंटू 1 अपॉन किसके बराबर आ जाएगा? ये हमारा 1 प्लस एच बाई आर की पावर 2। और अगर यही चीज ये हाइट पर आ गया तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को डेली के डेली, उनको तो कोई बात नहीं, जो आज ही ज्वाइन किए उनके लिए डेप्थ का भी फॉर्मूला हम बता देते हैं। वो आता है g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ये डेप्थ के लिए फॉर्मूला होता है g का, और ये इसके। तो वो उसने बोला कि वो अर्थ सरफेस की बाई 4 हो जाती है, तो g0/4 इज इक्वल टू g0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर की पावर 2। g0 से g0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस एच बाई आर किसके बराबर आ जाएगा? 2 के। तो h बाई आर किसके बराबर आ गया? 1 के। तो h बराबर क्या आ गया? r। मतलब कि अर्थ सरफेस से अगर आप अर्थ की रेडियस के बराबर चले जाएंगे तो आपकी जो g की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू यानी कि सरफेस की वैल्यू की कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर इज करेक्ट। बोलो इज दिस करेक्ट? नॉट डी, सोहानी जी, नॉट डी। r/2 नहीं आएगा, यहाँ पे रूट भी तो लेना था।
वन प्लस एच बाई टू आर का होल स्क्वायर 4 के बराबर। तो रूट लिया तो ये आ गया। अब इस वन को उधर ले गए तो वन बचा, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस वन को उधर ले गए तो माइनस हो जाएगा ना। बोलो क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस देखो मेन फोकस हमारा क्वेश्चन नहीं है, फिर से हम बोल रहे हैं, मेन मुद्दा हमारा है कि कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, चीज़ों को रिकॉल करना है। क्योंकि 13 सितंबर के दिन अगर हमने 4 एनटीए पेपर भी सॉल्व किए और वो 4 की बातें भी आपके दिमाग में रह गई तो सोचो आपका कितना फायदा हो जाएगा। आपको एडिशनल एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ज़रा सैफी जी, हमने बोला आपसे टेलीग्राम है हमारे पास में, वी विल डिस्कस देयर। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको सजेस्ट करेंगे। हम 90 आवर्स महीने में लाइव रहते हैं, मतलब दिन के 3 घंटे, हर दिन हम 3 घंटे लाइव रहते हैं। आपको फिजिक्स पढ़ना जरूर सिखा देंगे हम। कॉन्सेप्ट इज क्लियरिंग सर। सर समझ नहीं आया, विवेक गुप्ता जी क्या समझ नहीं आया, बोलेंगे क्या? आपसे बोला कि आपका जो फॉर्मूला होता है हाइट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का, किसका? ग्रेविटेशनल फील्ड का, ग्रेविटेशनल सॉरी एक्सीलेशन का। तो वो ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन का जो फॉर्मूला होता है, किसी हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन हाइट के साथ ऐसे चेंज होता है और डेप्थ के साथ में ऐसे चेंज होता है। अब देखो हाइट वाला हमने करवा दिया, तो क्या इसका ये जरूरी है कि आपसे डेप्थ वाला नहीं पूछा जाएगा? डेप्थ वाला सबसे पहले पूछा जाएगा। तो डेप्थ वाला आप करोगे कैसे, वो आपसे होगा कैसे, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए होना चाहिए। यस, तो डेप्थ कितनी, वो डेप्थ निकालनी थी, वो उसने बोल दिया कि वो ओरिजिनल का 1/4 हो जाता है। तो हमने क्या बोला, जी एच की वैल्यू जो है वो G/4 हो जानी चाहिए। G/4 यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, या G0 बोल लो इसको। G0 की वैल्यू जनरली हमारे लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन में वैसे तो दी जाती है, नहीं दी जा रही है तो आप सूटेबिलिटी के हिसाब से इसको ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो। सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सी लेनी चाहिए। तो देखो अगर कहीं आपको 4.9 का डेटा दिया है तो आपको G 9.8 लेना चाहिए, बिकॉज ये इसका जस्ट डबल होता है। ये इसका क्या होता है, जस्ट डबल होता है, इसलिए ये फायदेमंद हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखो जो हम बातें कर रहे थे, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर वाली कहानी हो गई। डेप्थ की बात कर रहे थे और डेप्थ वाला फॉर्मूला काम आ गया। तो जी डी इज इक्वल टू क्या है हमारा, Z0 इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। उसने क्या बोला, वैल्यू ऑफ एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/nth टाइम ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई, G/n हो गया हमारा जी डेप्थ पर। तो वो कितनी गहराई पर कांड हुआ होगा ये सब, कि हमारी ये सारी चीज़ें निकल के आई। तो देखो क्या हुआ होगा, या इस फॉर्मूले में रखेंगे तो Z0 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू Z0 इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। Z0 से Z0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। तो डी बाई आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1 माइनस 1/n। तो डी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, r इंटू 1 माइनस 1/n के बराबर। r इंटू 1 माइनस 1/n के बराबर, या n माइनस 1/n के बराबर। जो भी आप आंसर देना चाहो, हमारे हिसाब से सी आंसर इज करेक्ट, आपके हिसाब से भी सी आंसर इज करेक्ट। 14 का सी, ठीक है, वेरी गुड। तो समझ गए ना ये क्वेश्चन। इस पे अगर नीट ने अपने पेपर में इस पे क्वेश्चन पूछ दिया तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर कहीं आप चाहो तो ये हो सकता है, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। चलिए देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और एनटीए में क्या डिफरेंस है ये हम आपको बता देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक स्टैट्स देता है और जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपको कॉन्सेप्ट देंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आने के चांसेस, अगर आप सारे प्रीवियस ईयर लगा भी लोगे तो 4 या 5 क्वेश्चन डिक्टो फंस जाएंगे, बाकी के कॉन्सेप्ट का क्या होगा। तो प्रीवियस ईयर और एनटीए के इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रीवियस ईयर सब करते हैं तो सबका फायदा हो जाएगा, जब सबका फायदा हो जाएगा तो आपका नीट कैसे निकलेगा। नीट के लिए तो सबका फायदा नहीं होना चाहिए, आपका बेसिकली आपका ज्यादा होना चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग कुछ सिंगल शॉट सीरीज की बात कर रहे हैं, सिंगल शॉट या वन शॉट, कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और वन शॉट में उस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। क्या ये आप लोगों के लिए सही है? जो और उसमें भी देखेंगे कि वो नीट उसमें जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा परसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछता होगा उस टॉपिक को हम सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखेंगे। 14th का आंसर वैसे हम आपको बता दें, सॉरी 15 का आंसर वो ए है, नॉट, उसका आंसर क्या है हमारे लिए? ए है। इसका आंसर हमारे लिए क्या है? ए है। चलिए, तो ए आंसर इसका कैसे आया ये हम लोगों को देखना है। तो बेसिकली आपको बीन्स फॉर्मूला पता होगा, लैम्डा बी इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। लैम्डा बी इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। क्या होती है ये? रेडिएशन। तो टाइम टी डैश इज इक्वल टू, इसको मिनिमम भी बोलते हैं हम बेसिकली, सॉरी मैक्सिमम भी बोलते हैं। तो लैम्डा मैक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा मैक्स का डैश इंटू टी के बराबर। दो टेम्परेचर हमें दिए गए थे, एक टेम्परेचर बेसिकली वेवलेंथ दी गई थी, हमें टेम्परेचर बताना था, तो टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम if temperature of the sun is this and the temperature of the star, temperature of the sun is this 6050 और सन का टेम्परेचर मैक्सिमम वेवलेंथ ये हो गई तो 4753 डिवाइडेड बाई लेमडा दिस यानी 9506 इंटू 6050, इससे ये रफली 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो ये आंसर आ गया हमारा 3025 केल्विन। तो हमारा आंसर क्या आया? 3025 केल्विन। ये बीन फॉर्मूला होता है लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बीन फॉर्मूला। किसी भी टेम्परेचर या वेवलेंथ, अगर देखो जनरली क्या होता है, ना तो हम सन पे गए और ना हम किसी और चीज पे गए, बस सन से जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बताना है उसका, अर्थ का टेम्परेचर पता होगा और अर्थ पर जो टेम्परेचर पता है और हमें क्या पता है कि अर्थ की जो वेवलेंथ है लाइट पर वो पता निकाल लेंगे, तो हम सन का टेम्परेचर निकाल पाए। ऐसे हम लोगों ने सन का टेम्परेचर निकाला। तो ये फॉर्मूला जो है आपके सामने बेसिकली लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखना। और ये जो कांस्टेंट होता है वो बेसिकली b के बराबर होता है, और b की वैल्यू अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो 2.89 इंटू 10 टू दी पावर -3 मिली केल्विन, मीटर केल्विन, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी मीटर केल्विन है, तो इसको नोट डाउन करते जाओ, ये अच्छी अच्छी चीजें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपके लिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन है थर्मो का। थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए है। यस सर, नोटेड, वेरी गुड। डेली देखो, मैं डेली मेरी स्पेशल क्लास जो होती है सुबह अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर वो 9 AM होती है। ठीक है, और लाइव में मेरी टाइमिंग जो है वो आप लोग लिख लो, अगर आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैं पूरी फिजिक्स विथ थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, स्पेशल क्लास है तो दैट इज़ ऑल्सो फ्री टू ऑल। आपको बस डाउनलोड करना है एप्लीकेशन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके बाद में मैं 6 बजे लाइव आता हूँ। वो तो खैर नीट वालों के लिए नहीं है, वो ओलंपियाड वालों के लिए है, जो ओलंपियाड की क्लासेस दे रहे हैं या जो KVPY देना चाहते हैं उनके लिए।
और मैं 7:30 डेली इतने ही टाइम पे PM, ये भी PM है, इतने ही टाइम पर डेली आता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वन शॉट सीरीज में मिलूंगा। वन शॉट सीरीज मतलब कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक पे हम लोग धमाका करेंगे, मतलब सारे जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं सबको एक एक तरफ से देख डालेंगे और इम्पोर्टेंट देखेंगे कि किस चैप्टर से जेई ने कितना पूछा है। अगर हमने ऐसा कर लिया, मतलब सॉरी नीट ने, मतलब नीट हर साल जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछ रहा होगा उस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले खत्म करेंगे। मतलब हमारा एम ये है कि कैसे भी 13 सितंबर तक अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपके मार्क्स जनरली अगर कहीं 180 में से 100 आते थे तो मैं उनको बढ़ा के 160 तक ले जाऊं, ये दैट इज माय एम। तो हमारा ख्याल है कि जो स्टैटिक्स हमारी हैं उनके हिसाब से हम यहाँ चलेंगे। कल 7:30 वन शॉट ही है, टुमारो 7:30 PM। टॉपिक की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी बहुत सून, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक चुनेंगे, जैसे एक सिमरन कुमारी ने बोला थर्मल, SHM, रोटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर्स, एंड गेट, और गेट, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ में लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारा मेन एम जो रहेगा वो यही रहेगा। चलो, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, सबसे पहले हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q0 होता है। आपको एक लाइन में ये लिख देना है। Q0 का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा U प्लस डेल्टा W क्या हो गया हमारा 0 के बराबर। तो जो वर्क डन होगा, U पोटेंशियल एनर्जी हमें दी है 2 + 3 PV के बराबर है। द गैस इज, तो ये दी है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। देखो कुछ बातें थर्मल में आपको क्वेश्चन को पढ़ते टाइम मेंशन कर देनी है ताकि आपको ये बात समझ में आती रहे कि हमें क्या करना है। बात चल रही है आइडियल गैस की, तो PV = nRT वैलिड, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, PV = nRT वैलिड हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं DU = वो किसके बराबर आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 + 3 PdV + VdP के बराबर, ये डेल्टा U आ गया। ये हमारा किसके बराबर है, PdV की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या PdV की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से। इसकी जगह पे क्या -PdV लिख सकते हैं, क्योंकि ये DW है ना, DW की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन बाय गैस, PdV के बराबर ही तो होती है। तो दिस विल = 3 times PdV + VdP, और इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 4 PdV + 3 times VdP = 0। ये इसके बराबर निकल के आ गया। अब हम अगर इसको करें तो dV / V = -dP / P, और dP के साथ में 3 है तो इधर पे इसको लिख दो 4/3 के बराबर, इस 3 को इधर ले आओ तो ये हमारा एक रिलेशनशिप रिश्ता यहाँ से आ जाता है। ध्यान रखना, इसको देख के अल्टीमेट इंपॉर्टेंट बात है कि इस क्वेश्चन में हमने इसको देख के डिफरेंशिएशन लिखा, यानी कि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन फील आ गया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है तो आपका काम बड़े अच्छे से निकल जाएगा, अदरवाइज आपके लिए चीज़ें टफ होती चली जाएंगी, ठीक है। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो तो 4/3 इसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ पे और इसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू ln V = -ln P प्लस सम कांस्टेंट। तो हमारे हिसाब से ये किसके बराबर हो जाएगा, ln V की पावर 4 = -ln P की पावर 3 प्लस सम कांस्टेंट। इसको इधर ले आओ तो V की पावर 4 / P की पावर 3 = सम कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे लिए क्या आ जाएगा, ये P, एक P से मल्टीप्लाई कर दो, इस P की जगह पे क्या लिख दोगे तुम, ये जो P आया P की जगह पे लिख दो nRT/V। तो nRT/V का मतलब कितना हो जाएगा, एक P से और मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, P की पावर 4, या इसको टेम्परेचर के साथ ही ले जाओ। तो यहाँ से हमें PV की पावर गामा का एक आइडिया मिलना चालू हो जाएगा कि PV की पावर गामा क्या होगा। तो इसको पूरा जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा PV की पावर 4/3 = कांस्टेंट।
तो पीवी की पावर 4/3 जब कांस्टेंट आ गया तो हमें गामा मिल गया, वो किसके बराबर आ गया 4/3। और एक बार गामा पता चल गया तो हम मोनो डाई ट्राई कौन सी गैस है ये हम बता सकते हैं। बेसिकली ना तो ये मोनो एटॉमिक है ना डाई एटॉमिक है, ये कैसी है, ये पॉली एटॉमिक गैस है। ये कैसी गैस है, पॉली एटॉमिक गैस है। कैसी गैस है ये, पॉली एटॉमिक गैस है। बेसिकली जो गामा होता है वो CP/CV होता है, ये आपको पता होना चाहिए जहाँ से हम लोग ये निकाल रहे हैं CP/CV। तो थर्मो में इन सब चीज़ों को और डिटेल्स में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और डिटेल्स में चीज़ें निकालेंगे भी। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। कितने लोगों को ये बात एकदम क्लियर है, कितने लोगों को ये बात क्लियर है? तुरंत के तुरंत कमेंट करिए। मोनो के लिए गामा 5/3 होता है, डाई के लिए गामा 7/5 होता है। तो अगर कहीं आप चाहो तो इस क्वेश्चन में हम आपको टेबल भी बना सकते हैं, मोनो डाया पॉली, और गामा की वैल्यू लिख लो 5/3, 7/5 एंड 4/3। गामा हमारा क्या होता है, CP/CV, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक अच्छा पार्ट हो गया हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा फिर से थर्मो पर ही है। क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो ऑन थर्मो। तो हमें पता है कि PV इक्वल टू हमारा क्या होता है, nRT के बराबर। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। तो हमारी नंबर ऑफ मोल्स जो हो गए वो PV इज इक्वल टू, अगर उसमें एटम दिए हैं तो इसको मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। पता होगा शायद ये बात आपको कि नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट या मोलर मास, या इसी को लिख सकते हैं अगर एटम की बात चल रही तो नंबर ऑफ एटम अपॉन Na, बिकॉज 1 मोल गैस में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इंफॉर्मेशन है, हो सकता है एक नंबर में आपसे पूछ ली जाए। तो हमारा मतलब रिवीजन का यही होता है कि कैसे आप इन चीज़ों को देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारे हिसाब से n की वैल्यू जो हो गई n/Na, वो किसके बराबर हो गई, PV/T। तो अगर हम आपसे बोलें n1/n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1V1/T1 इंटू P2V2, और अपॉन में जो T2 होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर की तरफ। इसका खास ख्याल रखना है, ये रेशियो हमसे भी गलत हो जाता है। तो इसमें कोई नॉलेज या दिमाग वाली बात नहीं है कि यहाँ पे आप बहुत ब्रॉड लेवल के पढ़ाई है, एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आपकी गलतियाँ हो सकती हैं, डोंट वरी। ये गलतियाँ नॉर्मल सी हैं, जाहिर सी हैं, जिन्हें आप नाम दे देते हैं सिली मिस्टेक्स। तो ऐसी गलतियों पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि कहाँ पे गलती हमारी होनी चाहिए और कहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सारी डेटास को रख दो, n1/n2, प्रेशर है P, पहले का V/T, दूसरे का टेम्परेचर कितना हो गया 2T, प्रेशर हो गया 2P इंटू वॉल्यूम कितना हो गया V/4। तो आंसर कितना आ गया, PV/, इससे T कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 यानी n1/n2 किसके बराबर आ गया हमारा, 4/1 के बराबर। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, D। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बेसिकली देख पा रहे होगे तुम किसके ऊपर है। ये एक हमारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड का अच्छा क्वेश्चन है, और ये किस डायरेक्शन में जाएगा और कहाँ होगा, मूव टुवर्ड द वायर या अवे फ्रॉम द वायर, ये हमें निकालना है। बेसिकली एक रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग अ करंट I, इसमें करंट I है, नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर सच दैट द वायर इज पैरेलल टू द one of the side of the loop and is in the plane of the loop. If steady current I is established
in the wire as shown in the figure then the loop. तो एक बात बताओ, एक करंट हमारा आई इसमें जा रहा है और एक सेम डायरेक्शन में करंट इसमें आई जा रहा है, तो हमारे हिसाब से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन? देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा क्रॉस, और करंट की वजह से फोर्स किसकी तरफ लगेगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है आई इंटू एल क्रॉस बी के बराबर। एल क्रॉस बी मतलब लेंथ क्रॉस बी, यानी कि इसकी तरफ। सिमिलरली इसकी वजह से देखोगे तो जब ये सेम डायरेक्शन में बहता है तो इनके बीच में क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स होता है, अदरवाइज रिपल्सन। तो ये देखो ये वायर इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से सुनना, ये वायर इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। इवन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो V1 मान लो, और यहाँ वाले वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो V2 मान लो। तो V1 जो होगा वो V2 से ज़्यादा होगा। क्यों? डिस्टेंस बढ़ने के साथ में B जो होता है B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो B कम होता है। तो इस पर फोर्स F1 लगा और इस पर फोर्स F2 लगा, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक F1 माइनस F2 से इस साइड मूव करेगा, मतलब कि हमारा मूव टुवर्ड्स द वायर आना चाहिए। इसका आंसर 17 का आंसर क्या हो गया सी। देखो हर क्वेश्चन को आपको नहीं पता, जीरो लेवल से पकड़ो यार आप क्वेश्चन। अगर आप जीरो लेवल से भी क्वेश्चन पकड़ोगे ना तो भी आपका आंसर सही जाएगा। अब कोई हो सकता है इसको बोल दे कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें। तो आपको वहां पर कॉन्फिडेंस दिखाना है कि हमारा होता क्या है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो वेरी गुड। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो होती है हमारी म्यू नॉट इंटू इस वायर की वजह से, अगर इसमें I1 है इसमें I2 है, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू R। कितनी डिस्टेंस पे निकालना है ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे जैसे मैग्नेट डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यहाँ पे देखो डिस्टेंस A है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है A प्लस सम साइड लेंथ L। तो ये लेंथ बढ़ गई, जैसे ही लेंथ बढ़ गई तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा V2 का वो लेस हो जाएगा V1 से। तो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ कम हो गया, भले ही करंट हमारा I था लेकिन B की वैल्यू कम हो गई, और B की वैल्यू कम होने की वजह से हमारा जो आंसर आने वाला था ILB, B कम हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का आंसर सी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या सिखाता है? A magnetic field needle lying parallel to the magnetic field required W unit to work it turn 60 degree। तो वर्क डन बाय अ निडल का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो कोई? W का फॉर्मूला क्या आता है? वो होता है हमारा VM cos थीटा। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। W रिक्वायर्ड किया उसको थीटा घुमाने में, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? B की वैल्यू, क्योंकि हमारा आ जाएगा MB डिवाइडेड बाई 2। तो MB की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2W के बराबर। ये आ गई हमारी MB की वैल्यू। बट उसको घुमाने के लिए टॉर्क कितना चाहिए? MB साइन थीटा। तो वो टॉर्क जो होगा वो रिक्वायर्ड टॉर्क, उसने बोला है टॉर्क जो रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर होगा? MB कितना घुमाना है आपको? 60 डिग्री से, तो √3 डिवाइडेड बाई 2, और MB की जगह कितना लिख दोगे आप? 2W। तो यहाँ से हमारा टॉर्क रिक्वायर कितना आ गया? 2W इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो गया? W√3 टॉर्क। दिस इज आवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। जितने लोग भी वीडियो देखने आ रहे हैं लाइक ठोक के जाएंगे, क्योंकि बिना लाइक के बिना वीडियो के नहीं जाना है आपको। एक बार आपको आना ही आना है और आके लाइक करना है वीडियो, क्योंकि आपकी तरफ से हम क्या ले रहे हैं? एक इंसेंटिव वाला पार्ट अगर आप बोलोगे तो वो दैट इज द माई इंसेंटिव पार्ट, कि आप आए और आपने इसको देखा। इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन दो पोजीशंस होती हैं बार मैग्नेट में। वैसे तो वो अपने सिलेबस में नहीं है,
लेकिन अगर कहीं तुम चाहो तो इक्वेटोरियल पोजीशन, कोई बार मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इसकी बार मैग्नेट आ जाती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू एम अपॉन आर क्यूब के बराबर इक्वेटोरियल पोजीशन। ऐसे ही एक्सियल पोजीशन होती है, एक्सियल में यहाँ पर बस 2 आ जाता है। तो ये 2 फॉर्मूले हमने आपको वैसे ही स्टाइल मारने के लिए सिखा दिए। तो आंसर ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। A body covers 2/5 of total distance with speed v1 and this average। अल्टीमेट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे आसान है। ये हमारी टोटल डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस 2d/5 और ये डिस्टेंस 3d/5। इसको उसने चला v1 से और इसको उसने चला v2 से। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, होगा कि नहीं? तो टोटल डिस्टेंस तो सर हमारी t हो गई, और टोटल टाइम, इसमें टाइम मान लेते हैं t1 लगा, इसमें टाइम लगा t2, तो क्या आ जाएगा t1 प्लस t2। बट t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी कि v1, और t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3d/5 डिवाइडेड बाई v2। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो d अपॉन 2d/5v1 प्लस 3d/5v2। 5v1 v2 ऊपर चला गया, नीचे कितने के बराबर आ गया? ये 10v2 प्लस 15v1 के बराबर। 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? वो आपको पता है कि आंसर कैसे निकालें। अरे सॉरी, यहाँ पे 2 आना चाहिए, नॉट 15। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2v2 प्लस 3v1। तो देख लो कौन सा आंसर हमारा है। तो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि एक 10 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। A stone A is dropped and simultaneously another identical stone is thrown horizontally। एक को हमने यहाँ भेजा और एक को ड्रॉप किया, तो वर्टिकल की वेलोसिटी दोनों की बराबर है, वो है 0 के बराबर। इसलिए टाइम टेकन बिटवीन A एंड B किसके बराबर आएगा? दोनों का इक्वल आएगा। इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर हो गया B, क्योंकि टाइम जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 10 मीटर आना है तो -10 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस दिस इक्वल टू t²। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, वो है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg इज दिस if it start from rest at origin, what will be its position after 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी? तो फोर्स हमने क्या लिख दिया? 10I प्लस 5J। दिस विल इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। तो एक्सीलेशन हमारा किसके बराबर आ गया? 1/0.01 इंटू 10I प्लस 5J के बराबर। तो ये हमारा एक्सीलेशन आ गया। एक्सीलेशन स्टिल इज कांस्टेंट, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दैट विल इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ओरिजिन पर था प्लस 1/2 एक्सीलेशन इंटू 25। आप इसको आंसर कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सीलेशन कितना है? 100 इंटू 10I प्लस 5J 50। बड़े आराम से आप आंसर कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत चिंदी मैक्स क्वेश्चन था जो आप कर पा रहे होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि एन एलिवेटर इज गोइंग डाउन विद डिक्रीजिंग लोड। उसका ये है, एलिवेटर जो है डाउनवर्ड जा रहा है, इसकी स्पीड ये है, इट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ डिस्टेंस, वो डिक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और उसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ कांस्टेंट है।
वो कुछ टाइम में स्टॉप हो जाता है, और कितनी डिस्टेंस चल के स्टॉप हो जाता है, वो 25 मीटर चल के रुक जाता है। तो जब वो 25 मीटर चल के रुक जाता है और जिस केबल से बंधा था उस पर ये फोर्स लग रहा होगा टी, तो टी माइनस 800 जी इज इक्वल टू 800 इंटू नेट एक्सीलेशन। ठीक है, ये नेट एक्सीलेशन के बराबर आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से टेंशन किसके बराबर आ गया, 800 इंटू ए प्लस जी के बराबर। अब देखो बात क्या है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AX फाइनली रुक गया। इनिशियली वो 10 से आ रहा था, माइनस 2 इंटू ए इंटू 25 मीटर, 25 दूनी 50 यानी ए की वैल्यू हो गई 2। तो ए की वैल्यू 2 हो गई, तो हमारा टी किसके बराबर हो गया, 800 प्लस इंटू 12 मतलब 96,000 न्यूटन। तो ये सी आंसर इसका है। तो ये हमारा ही सी आंसर है। अब आपको क्वेश्चन को देखना है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो। अगर आपका क्वेश्चन टैकल करने का तरीका सही होगा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं होगा तो आपको दिक्कतें आने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का अगर हम बात करें तो 24 के लिए टी हाफ दिया है सोडियम के लिए 12.5 ईयर्स। ठीक है, व्हाट मास ऑफ ट्राइटियम के लिए, ठीक है, ट्राइटियम ऑफ इनिशियल मास 60 mg विल रिमेन्स अनडिकेड एट आफ्टर 50 ईयर्स। अनडिकेड आफ्टर 50 ईयर्स के मतलब है एन नॉट की वैल्यू ले ली हमने 64 mg के बराबर, और एन की वैल्यू ले ली हमने किसके बराबर निकालना है। और हमारा जो टाइम पीरियड टी हाफ दिया है वो कितना दिया, 12.5 ईयर्स। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गई, पहले तो यही देख लो। 12 पॉइंट यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गई 4। तो पहली हाफ लाइफ में 64 से गया होगा 32, अगली में गया होगा 16, अगली में गया होगा 8, और 8 के बाद में अगली में गया होगा 4। तो कितने बचे होंगे, 4। ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई। कितना आ गया आंसर हमारा, 4। देखो छोटी मोटी हाफ लाइफ थी तो डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू हाफ की पावर एन, इसको भी लगा सकते हैं। एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन तो हमने वैसे करवा रखा था बट फिर भी हम आपको करवा देते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। टाइम पीरियड हाफ अल्फा का डिके का जो दिया है वो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर है। कैलकुलेट एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ यूरेनियम दिस। तो एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो बेसिकली इसके एटम्स कितने हो गए, ना एन की वैल्यू वो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई कितने ग्राम है ये, 238। 1 ग्राम यूरेनियम में कितने एटम होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 238 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितने आ जाएंगे, इतने। तो 1 ग्राम यूरेनियम में इतने एटम्स है। 238 मतलब कि 1 मोल हुआ, और 1 मोल में एवोगाड्रो आज ही बताया हमने आपको। तो आपको नंबर ऑफ एक्टिविटी क्या हो गई, लैम्डा एन के बराबर एक्टिविटी सैंपल, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, ln2/t हाफ बोल लो, या ln2 की वैल्यू रख दो तो 0.693 अपॉन टी हाफ बोल लो, इसको जो आपका मन वो बोल लो। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा। कैलकुलेट एक्टिविटी तो यही होती है ना, रेट ऑफ एक्टिविटी dN/dt माइनस साइन के साथ, वो यही होती है लैम्डा एन, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया ln यानी कि 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ इंटू एन की वैल्यू किसके बराबर है, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई 238। टी हाफ की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, इतने ईयर्स। तो आपका डीपीएस आ जाएगा। और कुछ कुछ तो हिंट देखा जाए तो आपको फॉर्मूलों से भी मिल जाती है। सब कुछ सॉल्व करोगे तो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। तो 26 में क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू जो होगा वो GM अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 4π/3 इंटू R³ या x³ बोल लो इसको, x³ इंटू डेंसिटी। ये हमारा फोर्स हो गया दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, दिस विल इक्वल टू, अगर हम कॉमन ले लें G इंटू 4/3 पाई कॉमन ले लें, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, m भी कॉमन ले लो,
तो इसमें जो बचेगा वो बेसिकली हमारा क्या बच जाएगा, इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, रो एक्स। सिर्फ क्या बच जाएगा, रो एक्स, या रो भी आ जाएगा, एम रो एक्स बोल सकते हो आप उसे। कैपिटल एम की वैल्यू आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है। अर्थ का मास जो होता है ग्रेविटेशन, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। का जो हमारा फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्स के। इनसाइड किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्स के। जब तुम पूरा कुछ सब कुछ निकालोगे तो ऑसिलेशन ऑफ द पीरियड वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो। और आपका जो आंसर आने वाला है इसमें वो बी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि एक बार फोर्स निकल गया तो आपका टाइम पीरियड भी आ जाएगा, क्योंकि यही तो एसएचएम होता है। तो आपका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√, क्या होता है, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया अपॉन स्प्रिंग फैक्टर दो चीज़ें लिखी जाती हैं। तो हमारे हिसाब से T इक्वल टू 2π√, इनर्शिया फैक्टर m हो गया। पहले तो ये हमने प्रूफ किया कि दिस विल एग्जीक्यूट एज अ एसएचएम, पहले तो एसएचएम होनी चाहिए। दिस विल इक्वल टू Gm अपॉन कैपिटल R। तो सब कुछ सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आ गया वो 2π√, ढंग से अगर सॉल्व किया तो कैपिटल R/G के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, कैपिटल G/R के बराबर। तो कैपिटल G/R के बराबर आ गया, ऐसे ही R/G के बराबर आ गया, तो R/G के बराबर एक बार आ गया। अब उसने स्मॉल हाइट पर चला गया तो वो हाइट के साथ भी आप वेरिएशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। बेसिकली हमारे पास में टाइम अब नहीं रह गया, तो इसमें भी वही काम करना था आपको, कोई खास काम इसमें ज़्यादा नहीं था। कि जो हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो प्रपोज क्या होता है, 2π√m/k के, या आप कह सकते हो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। इसके हिसाब से इसको आंसर कर देना था। तो आंसर के हिसाब से ये आ जाएगा कि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा, √k। ठीक है, एक्सीलेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्सीलेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, k के। तो ओमेगा हमारा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ए ओमेगा। तो एम्पलीट्यूड पूछा है, तो एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ओमेगा के। बेसिकली तो आप निकाल सकते हो इजीली, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो चलो नमस्कार, इसी के साथ में हम लोगों ने 27 क्वेश्चन देखे। बाकी क्वेश्चन हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। एक पूरी क्वेश्चन की सीट NTA 90। ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, टेलीग्राम का जो ग्रुप दिया गया है। और